जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं। आज की क्लास में हम सुपर टेट और रिपीटेड के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं और यहाँ से आपका ईबीएस और आपका जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पर होने वाले हैं और जिसमें 100% एग्जाम रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे और इस क्लास से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर एग्जाम में मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए और आज का जो सेशन है आइए हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, मीथेन और जलवाष्प। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो आज के समय में ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए जो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है, देखिए बहुत सारा जो सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं जो हमारे कहाँ अर्थ पर आ रही हैं। किस पर आ रही हैं? पृथ्वी पर आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अर्थ से किरणें आने के बाद ये हमारे अंतरिक्ष की ओर, ये किरणें जो ऊष्मा है या विकिरण है ये कहाँ अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। तो बहुत सारी जो गर्मी है प्रकाश की, वो बहुत सारी जो अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो सूर्य की किरणें हैं और ये प्रकाश है ये अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारा क्या है, वायुमंडल कैसा है, प्रदूषित है, जिससे बहुत सारी विभिन्न गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है हमारे यानी क्षोभ मंडल या ऊपरी जो परत है वातावरण की उसको घेरे हुए। तो बहुत सारी प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी का आकर टकराती तो हैं, लेकिन टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये बहुत सारी किरणें पुनः उसको पार ना करके अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ग्रीन हाउस एक प्रकार का ग्लास हाउस होता है, आप इसको भी समझ लीजिए। ग्लास हाउस की परिकल्पना क्या है? ग्लास हाउस में क्या हम लोग करते हैं कि एक कांच का एक घर बनाते हैं जिसमें हम पेड़ पौधों को रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें उसमें आती हैं और बहुत सारी किरणें उसमें रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी में बनी रहती हैं और वो वायुमंडल में पुनः वापस नहीं जा पाती अंतरिक्ष में, जिसकी वजह से उस ग्लास हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया देखने को मिलती है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में। आप यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें, आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वहाँ पर ठंडा वातावरण होता है। जो कहने का मतलब जो धूप है वो 4 घंटे या 6 घंटे रहती है, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधों को जो प्रकाश होता है लॉन्ग पीरियड फोटोपेरिडिज्म के अंतर्गत क्या होता है, बहुत कुछ पौधों को ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ग्रीन हाउस के माध्यम से बहुत सारी फसलें की जाती हैं विदेशों में, जो ठंडे देश हैं जहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है। तो देखिए इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस क्रिएट करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है CO2, और ये वायुमंडल में लगभग ये मानिए 55 से 60% होती है। कितनी? 55 से 60%। मीथेन आप जानते हो CH4, ये आपका CH4 14% वायुमंडल में मौजूद है। इसके अलावा जलवाष्प आप जानते हो कुछ मात्रा में क्या है, जलवाष्प भी मौजूद है, यानी 6-7-8% हमारी क्या है, जलवाष्प है। तो ये गैसें क्या है, ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें कही जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और इसके अलावा जलवाष्प है। तो मीथेन आप जानते हो कहाँ से प्राप्त होती है, दलदली भूमि में मीथेन प्राप्त होता है। ये और कहाँ मिलती है, तो जो जानवर होते हैं ना उनके गोबर में ये मौजूद है आपकी। और साथ ही धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है धान के खेतों में। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः देखी जाती हैं। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या क्रिएट करती हैं, तो ये मुख्यतः क्या करती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो यहाँ पर नियान जो है एक प्रकार से कैसी गैस नहीं है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये कैसे हैं, तो ये हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस को क्रिएट करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम के लिए जरूर आता है। तो आंसर आप समझ गए, नियान है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में किसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? देखिए वायुमंडल की सबसे प्रथम पर जो परत है हमारा फर्स्ट लेयर है वायुमंडल यानी अर्थ के सबसे ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, और ये हमारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, आपको पता होगा तो ट्रोपोस्फेयर जो हमारा पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परिवर्तन मंडल, इसे किस नाम से जाना जाता है, परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। और खासकर यहाँ मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। यहाँ पर आपका तूफान आंधी, कोहरा हुआ, आपका बादल हुए,
ये सारे बनते हैं, कोहरा हो गया, पाला हो गया, पारा, पाला, सॉरी, पाला हो गया, तो तूफान, आंधी, आंधी तूफान हो गया, कोहरा हो गया, पाला हो गया। और मौसम संबंधित परिवर्तन में आपका वर्षा, वर्षा भी होती है वायुमंडल में। तो जितने भी परिवर्तन देखे जाते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल लेयर में देखा है। पृथ्वी का सबसे प्रथम परत होती है जहां पर हम लोग जीवित अवस्था में पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। समताप मंडल ये पृथ्वी की दूसरा सबसे बाह्य वातावरण का दूसरा लेयर होता है, सेकेंड लेयर। इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार नहीं सैकड़ों बार बना, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है आपकी, ये वायुमंडल की दूसरी परत है, जिसका अगर वो देखा जाए तो 20 किलोमीटर से ये लगभग 60 किलोमीटर में घना आवरण इसका देखा जाता है। किसका? तो समताप मंडल का घना आवरण ये पृथ्वी के ऊपर है, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी लेयर है? तो समताप मंडल है, जहां पर किसकी प्रधानता या सांद्रता अधिक होती है? ओजोन गैस की। याद रखिए समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मुख्यतः ओजोन गैस पाई जाती है, आपको याद रखना है। और ये हमारी पृथ्वी की क्या है? सुरक्षा कवच। ये किस तरह कार्य करता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? आपको याद रखना है, सुरक्षा कवच हमारा कहा जाता है ओजोन परत को कहा जाता है। ये घना आवरण इसका 20 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र जो है, किलोमीटर का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा घना ओजोन से, ओजोन का सबसे घना आवरण होता है। और ये वायुमंडल से सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? समताप मंडल में जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको रोकने का काम किसका है? तो समताप मंडल का है, ओजोन का काम है। ये घना आवरण है, ठीक। तो यहाँ पर ये पूछा गया निम्नलिखित में ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है? तो ये समताप मंडल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सांद्रता किस गैस की होती है? तो ओजोन गैस की। बहिर्मंडल आप जानते हो, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये सबसे बाह्य परत है, ये 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर आपका आपका मतलब कह सकते हैं आपका 10,000 किलोमीटर के भी ऊपर का जो क्षेत्रफल है आपका, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सोस्फीयर कहलाता है। यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ पर सैटेलाइट जो हम लोग बना के भेजते हैं, तो सैटेलाइट वगैरह हमारे लॉन्च किए जाते हैं, तो ये हमारे अंतरिक्ष में, बहिर्मंडल में स्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक। यहीं पर कुछ गैसों की भी प्रधानता है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है। हीलियम और हाइड्रोजन ये प्रमुख गैसें हैं जो नाभिक की संलयन अपक्रिया करती हैं, आप सभी जानते हैं। मध्य मंडल आप मीजोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर जानते हो, ये वायुमंडल की वह परत है जिसमें वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है, आप मानिए कैसा होता है? हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, सबसे हाई टेम्परेचर आपका होता है मध्यमंडल में, है ना। तो यहाँ पे कोई भी अगर कोई तारा है, टूटते हुए तारे जो देखे जाते हैं, तो मध्यमंडल में आकर यहाँ पर टकरा जाते हैं। एस्टेरॉयड वगैरह जो होते हैं वो मध्यमंडल में टकराकर कैसे हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और गिरते हुए तारे आपने देखे होंगे, वो क्षुद्र तारे, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण प्रसिद्धता वाला राज्य। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। वनों, सबसे ज्यादा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कुल वन कितने हैं? तो आपको याद रखना है 24.46%। इतने क्या है हमारे? ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है पूरे भारत में, ठीक। और वनावरण की बात करें, देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर किसके पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है। और टोटल वन क्षेत्र हमारा कितना है? तो टोटल आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो आपको याद रखना है ये हमारा 24.46% है, लगभग 24% मानिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या? कि ये हमारे भारत में वन कितने? 33% होने चाहिए। कितने? तो टोटल फॉरेस्ट एरिया भारत में कितना होना चाहिए? टोटल फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए आपका 33% होना चाहिए, लेकिन इतना एरिया कंप्लीटली है नहीं। वनावरण के मामले में बात करें तो 86.27%। देखिए सब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, 86.27% वनावरण किसके पास है? तो आपको याद रखना है इसमें प्रथम स्थान किसका है? मिजोरम का। तो अरुणाचल प्रदेश भी दिया है, हिमाचल दिया है, केरल और मिजोरम। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिजोरम। इसका वनावरण क्षेत्र कितना है? तो ये आपका 86.27% है, आपको याद रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। वन रिपोर्ट जारी करता है, देखो वन रिपोर्ट कहाँ से जारी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है ये देहरादून से जारी होती है। कहाँ से जारी होती है? देहरादून से ये वन रिपोर्ट जारी होती है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, NVPGR, देखो दिया है। तो ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल
नेशनल ब्यूरो, तो याद रखना है नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसर्च, प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च, इसका मतलब NPPGR का पूरा नाम है, जेनेटिक रिसर्च। तो याद रखना है इसको। और ये है कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमारा नई दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आपको लखनऊ में पता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बीरबल वाहिनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, साहनी इंस्टीट्यूट। ये हमारा इंस्टीट्यूट किसके लिए, तो फॉसिल्स विज्ञान, जीवाश्मों के अध्ययन के लिए। तो याद रखना ये हमारा क्या है, तो जीवाश्म अध्ययन के लिए। ये आपका प्लांट जीवाश्म जो होते हैं, पौधों के लिए जीवाश्म, ये कहाँ पर हमारा बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। आपको याद रखना यहीं पे आपका सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, देखो ध्यान नहीं आ रहा हमको, बड़ा अच्छा सा है देखो। IIPR कहाँ है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये हमारा कहाँ इंस्टीट्यूट है, ये हमारा कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में है। हाँ NPPGR, सॉरी NPPGR, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ICAR का मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो ICAR का मुख्यालय भी हमारा कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ये भी बात आपको याद रखनी है। BSI की बात करें, BSI हमारा क्या, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कहाँ पर स्थित है, तो बोटेनिकल, आपको याद रखना है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी हमारा कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपीटेट और खासकर सुपर टेट के लिए। और यहाँ से बेहतरीन जो सीरीज है आपकी लर्निंग व्हील पर उपलब्ध मतलब कराई जा रही है। और आपका सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस कह सकते हैं। CDP, आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़, और साथ ही आपकी मैथ की क्लासेस हो गई, है ना। और जो आपके जितने भी विषय कह सकते हैं, सारे विषय यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यहाँ प्रॉपर क्लास दी जा रही हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जीवित जीवाश्म। देखिए पाइनस, सेलेजेनेला उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर गिंगो बाइलोबा, देखिए ये सारे जो ये देखिए क्या है, ये टेरिडोफाइट है। ये किस तरह का पौधा है, तो टेरिडोफाइटा वर्ग का है, टेरिडोफाइट्स। ठीक, ये हमारे क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक, इसके अलावा पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और गिंगो बाइलोबा भी जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसे लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। याद रखना इसी का नाम क्या है, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है, तो याद रखिए, तो ये गिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। पौधों के जीवाश्म का अध्ययन कहाँ किया जाता है, पैलेंटोलॉजी में। याद रखिए पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ये पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ये बात याद रखना, पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। आपने जीवाश्म जानते होंगे, जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां जीव जंतु दबकर सुरक्षित हो गए, पूर्व काल में जो जीव जंतु पेड़ पौधे दबकर सुरक्षित हो गए, वो हमारी पृथ्वी के अंदर उनके क्या मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, ढांचे मिलते हैं, या ठप्पे मिलते हैं, या उनके कंकाल मिलते हैं। उनसे हमें क्या प्राप्त होता, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, जीवाश्म कह सकते हैं। तो जीवाश्म क्या है, जो हमारी पृथ्वी पर पूर्व काल में करोड़ों साल पहले जीव जंतु विकसित हुए, उनके कुछ अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो हमारे जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर गिंगो बाइलोबा होगा, इसे लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को क्या कहा जाता है। देखिए अगर कोई मान लो समुद्र का ये बॉटम है, ये मान लो समुद्र का एक एरिया है, तो इस पे बहुत सारा जल भरा होगा, ये तो बात आप जानते हो। समुद्र की ऊपरी सरफेस पर स्विमिंग करते हुए बहुत सारे जीव होंगे, उन्हें पेल्जिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्जिक। याद रखना उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, तो पेल्जिक, पेल्जिक कहा जाता है, जो ऊपरी सरफेस पर मतलब रन करते हैं। लेकिन जब तली में बहुत सारे जो मड है, तली है, इस पर बहुत सारे जीव नीचे की ओर पाए जाते हैं, इन जीवों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इन्हें वेंथोस कहा जाता है, वेंथोस। तो ये आपका मतलब ये है, समुद्र की तली में जो जीव घूमते हैं या उन्हें वेंथोस कहा जाता है। समुद्र की तली में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वेंथोस कहा जाता है। याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, बिल्कुल सही है। दोहरी नागरिकता भारत नहीं देता है। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद याद रखिए, ये आर्टिकल आपके हैं 5 से लेकर 11 तक भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। तो नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद कितने में आपको याद रखना है, ये वर्णन हमारा 5 से 11 आर्टिकल के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमें एकल नागरिकता देता है कौन, भारतीय संविधान। लेकिन दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है, आपको याद रखना है अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका देश में राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। तो दोहरी नागरिकता, डबल सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या अर्हता नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति की अर्हता की बात करें तो ये आर्टिकल आपका कहां, तो आपको याद रखना है 58 एक में ये कहा गया है, फर्स्ट या एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो वो भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का वो नागरिक हो, कम से कम वो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये भी तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या है, एकदम सही है। लेकिन कम से कम स्नातक उपाधि यानी शिक्षा का इसमें जरूरी नहीं कि हमारा राष्ट्रपति कैसा हो, पढ़ा लिखा हो। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये राष्ट्रपति की अर्हता की बात नहीं करता। राष्ट्रपति की अर्हताओं का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 58 में। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो देखिए आर्टिकल 56 जो आपका एक है, उसमें ये बात करता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को याद रखना, ये त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है, आर्टिकल 56। ठीक, और उपराष्ट्रपति 56(2) के अंतर्गत क्या करता है, 56(2) के अंतर्गत ये तुरंत जो मतलब कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल होता है उसको, ये जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है कह सकते हैं लोकसभा का, तो उसको अवगत कौन कराता है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत बताता है कि कोई मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे रहा है। तो अपने देश का जो राष्ट्रपति त्यागपत्र, तो ये सूचना किसको सर्वप्रथम देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को ये सूचना जारी की जाती है। ये बात याद रखना है। चलिए, त्यागपत्र मतलब किसको संबोधित करके देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि जो आपका जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, वो शपथ ग्रहण कौन कराता है, अगर पूछा जाए किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है, तो ये भी बात याद रखना है। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो 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 मेन क्या होता है, जज होता है, वो उनको। प्रश्न ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है। देखिए इसमें ये बात है कि जो मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है इसमें, तो इसमें देखिए नदियां प्राकृतिक रूप से बनती हैं। कैसे बनती हैं, प्राकृतिक रूप से नदियों का निर्माण होता है, इसमें मनुष्य नहीं बनाता है नदियों को। तो ट्रांसपोर्ट हुआ, कृषि हुआ, बस्ती, ये तीनों चीजें क्या है, मानव निर्मित है। लेकिन नदी मानव निर्मित नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी। ये नेचर तरीके से डेवलप होती है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक फलीदार पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, लेग हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन देखिए ये कलर के लिए, फूलों के जो रंग है ना, फूलों के रंग, फलों के रंग, फलों के रंग, इनको निर्धारित करने का काम किसका है, तो आपको याद रखना है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। ठीक, फाइकोएरिथ्रिन आप जानते हो, फाइकोएरिथ्रिन क्या है, ट्रैकोडेस्मियम। ट्रैकोडेस्मियम ये क्या है, एक प्रकार का शैवाल है जिसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, लाल शैवाल। आप जानते हो लाल शैवाल होते हैं, लाल रंग के लाल शैवाल, तो इसमें पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन, लाल शैवाल में। और कौन सा शैवाल उदाहरण मैंने बताया, ट्रैकोडेस्मियम। फाइकोसाइनिन आप जानते हो नीले के लिए, नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और एंथोसाइनिन फूलों के रंग के लिए निर्धारित करता है। लेकिन ये पूछा गया फलीदार पौधों में। देखिए फलीदार पौधे क्या है, आपके दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधे, सेम के पौधे, मटर के। तो आपने जाना होगा ये सारे पौधे जितनी भी दलहनी फसलें हैं हमारी, दलहनी फसलों की अगर कॉन्सेप्ट करें, दलहनी
दलहनी फसलें हमारे किस कुल से बिलोंग करती हैं? दलहनी फसलों की अगर बात करें तो ये एक कुल है जिससे आप सारी दालें, हमारी चना है, मटर है, आपका अरहर है ना, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ये सारी दालें हमारी लेगुमिनेसी कुल की हैं। किस कुल की हैं? लेग्यूमिनेसी कुल की। आपको याद रखना, लेग्यूमिनेसी कुल में सारी दालें रखी गई हैं। तो ये जो कुल है, ये जैसे चने की जड़ों में पाया जाता है एक बैक्टीरिया, कौन सा आपको याद रखना है? चने की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। तो चने की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। अब चने की जड़ों में जब राइजोबियम रहता है तो उसमें एक जीन बनता है, ठीक। अब जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ देखने को मिलता है? दलहनी फसलों की जड़ों में ये पाया जाता है जीन लेग हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लेग हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन। इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो कि दलहनी फसलें हमारी कहाँ है? तो लेग्यूमिनेसी कुल में। और लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें एक जीन उत्तरदायी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके थ्रू होता है? तो आपको याद रखना है, ये फिक्सेशन जो हमारा होता है लेग हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया है, ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया का पौधा किस प्रकार के परजीवी प्लांट हैं? देखिए, ये हमारा जो है टोटल रूट पैरासाइट इसे बोलते हैं, टोटल रूट पैरासाइट। और टोटल रूट पैरासाइट के अंतर्गत पूर्ण जड़ परजीवी जो होते हैं वो हमारे क्या है? रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, बिगेस्ट फ्लावर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, 9 किलो वजन होता है इसका, रेफ्लेसिया का। बिगेस्ट फ्लावर दुनिया का है। और इसके जब ये मुरझा जाता है तो ये मुर्दे जैसी छड़ी गंध उत्पन्न करता है, रेफ्लेसिया। और ओरोबैंकी, ये दोनों पौधे कैसे हैं? ओरोबैंकी और एक और नाम याद रखिए, बेलेनोफोरा। बेलेनोफोरा, ये तीनों प्लांट कैसे हैं? तो आपको याद रखना है, तीनों पूर्ण जड़ परजीवी हैं। पूर्ण जड़ परजीवी ने कहा जाता है, पूर्ण जड़ परजीवी। तो आपको याद रखना है कौन से पौधे हैं? तो हमारा ओरोबैंकी, रेफ्लेसिया और बेलेनोफोरा, ये हमारे पूर्ण जड़ परजीवी कहे जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा टोटल स्टेम पैरासाइट, अगर बात करें टोटल स्टेम पैरासाइट, पूर्ण तना परजीवी, तो इसमें कौन सा पैदा होता है? तो सबको पता है ये प्लांट कौन सा है, ये हमारा अमरवेल है। क्या है? अमरवेल। याद रखना, अमरवेल पूर्ण तना परजीवी पौधा है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अमरवेल। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में, देहरादून में। तो वन रिपोर्ट आपको हम बता चुके हैं, वन रिपोर्ट हमारी कौन जारी करता है? तो ये हमारा देहरादून जारी करता है। याद रखना, वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये देहरादून से रिपोर्ट जारी होती है। और केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम संस्थान की अगर बात करें, ये हमारा स्थित है कहाँ पर? तो केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम संस्थान ये हमारा स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, याद रखना है, ठीक। केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम संस्थान। आगे प्रश्न दिया है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रेरी आप जानते हो, स्टेपीज आपने सुना होगा। स्टेपीज कहाँ घास पाई जाती है? तो स्टेपीज हमारा एशिया या भारत में पाई जाने वाली ग्रास है आपकी, ठीक। बेल्ट कहाँ पाई जाती है? सवाना, दक्षिणी अफ्रीका। देखो, सवाना घास के मैदानों को हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदानों को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। बड़े शिकारों की भूमि, बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भूमि कहा जाता है, ठीक। तो ये कहा जाता है सवाना, सवाना घास के मैदान। और आपने सुना होगा सेल्वा घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्राजील में। सेल्वा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये ब्राजील में पाई जाती है, ठीक। याद रखना है इसको, सेल्वास। बेल्ट घास की बात करो, और डाउन्स कहाँ है? तो डाउन्स, हमारी डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैंटेनबरी कहाँ पाई जाती है? ये भी याद रखना, कैंटेनबरी हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है न्यूजीलैंड। याद रखना, न्यूजीलैंड में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? आपको ये भी प्रश्न, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। ये हंगरी में है। कहाँ पर है? पुस्ताज घास के मैदान हमारे कहाँ है? तो हंगरी में है। प्रेरीज घास के मैदानों की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, यूएसए आपका, अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र में प्रेरीज घास के, जहाँ पर गेहूं की पेटी से कहा जाता है, मतलब गेहूं सर्वाधिक कहाँ, ये आपका क्षेत्र कौन सा है? प्रेरीज घास के मैदान।
वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड आपके वेल्ड जो है अफ्रीका में, कहाँ है, अफ्रीका में, आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा पंपास, ये जो बात है, पंपास हमारे शीतोष्ण घास स्थल हैं, शीतोष्ण घास स्थल है, और मोस्टली ये कहाँ है आपके, तो ये आपके जो पाए जाते हैं, ये क्षेत्र हमारा कौन सा होता है, तो इसमें ब्राजील भी आ जाता है पंपास में, उरुग्वे आ जाता है, याद रखना उरुग्वे, और साथ ही पंपास घास की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना और आता है, कौन सा, अर्जेंटीना। ठीक, तो अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, ये हमारे शीतोष्ण घास के स्थल हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर पोषण ट्रॉपिक लेवल का। देखिए, मान लो ये मान लो ग्रास है, ग्रास मतलब घास, आप सभी जानते होंगे, घास को हम क्या बोलते हैं, घास बोलते हैं ग्रास को। तो मान लो ग्रास है, ग्रास के ऊपर क्या होंगे, तो इन्हें उत्पादक बोलेंगे, जो घास या पौधों को हम क्या कह सकते हैं, उत्पादक। ठीक, इनके घास को खाने वाला मान लो क्या है, मान लो कीट है, मान लो कोई ग्रास ऊपर, कीट को खाने वाला क्या है, मेढक है, मेढक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग है, राना ट्रिगिनिना, इंसेक्ट कोई है। ठीक, और इस मेढक को खाने वाला हमारा स्नेक है, मतलब सर्प है, और सर्प को खाने वाला आपका क्या हो गया, बाज, हॉक। ठीक, अब ये कोई खास श्रृंखला है, इसमें ये पूछा गया प्राथमिक स्तर जो निचला स्तर होगा उसे क्या कहा जाएगा, तो ट्रॉपिक लेवल पूछा गया। जहां से कोई खास श्रृंखला शुरू होती है वहां पर प्रथम पोषी स्तर होता है, याद रखना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहां से शुरू होता है, जहां से कोई खास श्रृंखला शुरू होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बना है, तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक लेवल कहा जाएगा। अब देखो, घास को खाने वाले कीट हुए, तो ये द्वितीयक पोषी स्तर होंगे, कैसे होंगे, द्वितीयक पोषी स्तर, याद रखना, ये द्वितीयक पोषी स्तर, सेकेंडरी पोषी स्तर, बात समझ रहे हो। और इसके अलावा मेढक यहाँ पर क्या है, तृतीयक पोषी स्तर है, तृतीयक पोषी स्तर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बनता है। ठीक, इसके अलावा देखो, स्नेक चतुर्थ लेवल पर हो गया, चतुर्थ पोषी स्तर, और पंचम पोषी स्तर फिर क्या हो जाएगा आपका बाज, ये पंचम पोषी स्तर हो जाएगा, पंचम पोषी स्तर, याद रखना, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, ठीक, और फोर्थ टॉपिक लेवल, और फिफ्थ टॉपिक लेवल। ठीक, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, जो प्रश्न दिया, सबसे निचला स्तर क्या है, सबसे नीचे क्या है, ग्रास है, और ग्रास को हम ही प्रोड्यूसर बोलते हैं, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना, सबसे पहले ऊर्जा कौन बनाएगा, तो घास ऊर्जा बनाएगी, इस घास को खाने वाले शाकाहारी जीव होंगे। ठीक, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी के सर्वाहारी, या मतलब मांसाहारी के ऊपर मांसाहारी होंगे। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएंगे, प्राथमिक टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल पर क्या है आपका, तो ये याद रखना, आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला प्रश्न दिया है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन दिया है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों याद रखना, जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न दिया है, मुरमुगांव पत्तन। देखिए, अब आप जानते हो आपका, ये मान लो भारत का मानचित्र है। ठीक, इसमें बहुत सारे क्या है, ये आपका गुजरात क्षेत्र है, आप रन ऑफ कच्छ आप जानते हो, गुजरात है ये, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, ये बात आप जानते होंगे, कांडला बंदरगाह हमारा कहाँ है, कांडला बंदरगाह, तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जानते हो आप, न्यावा सेवा, कौन सा है, न्यावा सेवा, न्यावा सेवा बंदरगाह हमारा कहाँ है, तो आपको याद रखना है, या पंडित दीनदयाल करके जो आपका बंदरगाह है, ये हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा में कौन सा, मुरमुगांव, याद रखना, मुरमुगांव बंदरगाह। तो मुरमुगांव बंदरगाह हमारा कहाँ है, ये हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह है। ठीक, याद रखना है। तो हमारे पश्चिमी तट के कौन कौन से बंदरगाह, कन्नड़ तट आपने देखा होगा, कर्नाटक में कौन सा है, कन्नड़ तट, आपका कन्नड़ तट हमारा कहाँ पर है, तो कन्नड़ तट या कन्नड़ बंदरगाह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। फिर आपका केरला आ जाता है। ठीक, केरला इधर तमिलनाडु है, क्या है,
तमिलनाडु। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? एन्नोर बंदरगाह हमारा कहाँ है? तो हमें याद रखना है कहाँ पर है एन्नोर बंदरगाह। ये हमारा पूर्वी तट पर है। कहाँ है? पूर्वी तट पर है। ठीक। उत्कल तट, उत्कल तट हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। तो हमें ये भी याद रखना है उड़ीसा में कौन सा हमारा तट पड़ता है? तो ये उत्कल तट है। तो ऐसे 9 बंदरगाह भारत के हैं। तो मुरगांव पत्तन कहाँ स्थित है? ये बात याद रखना। ये जुआरी नदी पर स्थित है मुरगांव बंदरगाह। किस नदी पर स्थित है? ये भी प्रश्न बनता है। जुआरी नदी। जुआरी नदी पर हमारा कौन सा बंदरगाह है? तो हमें याद रखना है ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हमारा सिंदरी में। कहां पर स्थित है? आपको याद रखना है सिंदरी में। हमारा ये कौन सा है? प्रथम उर्वरक संयंत्र हमारा कहाँ है? सिंदरी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और महानदी। तो आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र में कौन सा डेल्टा बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा, याद रखिए सुंदरवन डेल्टा। और इसमें एक नदी और भाग लेती है मेघना, याद रखिए मेघना। गंगा और बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश के पास में लगा है सुंदरबन डेल्टा। आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, याद रखना। यहां से बड़ा ही अच्छा प्रश्न, बड़ा डेल्टा। तो ये हमारा कौन सा डेल्टा है? हमें याद रखना है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के पास लगा हुआ क्षेत्र, तो बंगाल टाइगर भी यहाँ देखने मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक। तो ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कहलाता है सुंदरबन डेल्टा का। आइए, यहीं पर सुंदरबन में क्या पाई जाती हैं? यहीं पर पाई जाती है मैनग्रोव वनस्पतियां। मैनग्रोव, मैनग्रोव वनस्पतियां हमारी कहाँ पाई जाती हैं? तो हमें याद रखना है राइजोफोरा का जो पौधा है ये मैनग्रोव वनस्पति के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। इन्हीं पौधों में पितरस अंकुरण पाया जाता है, याद रखना पितरस अंकुरण। पितरस अंकुरण किन पौधों में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है राइजोफोरा एबिसिनिया के पौधों में। ये भी आंसर याद रखना, राइजोफोरा एबिसिनिया, एबिसिनिया। तो यहाँ पर आंसर आप समझी गए हो। बाद बाकी प्रश्न बहुत सारे आपके कलेक्टिव प्रश्न ले रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर यहाँ पर अनाईमुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। चलिए, जैविक पर्यावरण में शामिल नहीं है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक पर्यावरण में शामिल हैं। सॉरी, जैविक पर्यावरण में ये सभी उत्पादक भी पाए जाते हैं, जीव जंतु हैं, उपभोक्ता भी जीव जंतु हैं, अपघटक, जीवाणु और कवक, तो सारी चीजें इसमें जीवित हैं। तो जैविक घटक का ही भाग है। तो आंसर हो जाएगा डी। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ? तो आरबीसी जानते हो, आरबीसी कहाँ पाई जाती है? तो रक्त में। और रक्त में कहाँ? आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, याद रखना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसी भी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपको याद रखना है 120 दिन। ठीक। लेकिन ये आरबीसी कोशिकाएं मनुष्य में, एक एडल्ट में कहाँ बनती हैं? तो अस्थिमज्जा में। लेकिन बच्चों में कहाँ बनती हैं? तो यकृत में भी बनती हैं, आपको याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है हमारा, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है? बराली, मांडना, मधुबनी, अल्पना। देखिए मधुबनी। तो ये जो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार में, इसका संबंध मधुबनी का कहाँ से? बिहार में। ये पूर्णिया आपका बिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, ये वाला क्षेत्र आपका मधुबनी क्षेत्र। ये मिथिला लोक चित्रकला के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर और क्या है? चावल और रंगों का प्रयोग, चावल से रंग बनाए जाते हैं, कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छी चित्रकला ये है मिथिला लोक चित्रकला। ठीक, मधुबनी बिहार में। अगला प्रश्न दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में किससे संबंधित है? हरित गृह प्रभाव से, ओजोन परत से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बी और सी। देखो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। ओजोन लेयर को ध्यान में रखकर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, कब हुआ था? तो ये याद रखना है 1900
87 में। कहाँ हुआ था? तो कनाडा में। कनाडा में कौन सा सम्मेलन हुआ था? आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब? तो ये किस बात को लेकर? ओजोन परत को बचाने के लिए मतलब सम्मेलन बुलाया गया था। और ओजोन परत को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोनों चीजें बात आपकी इससे रिलेटेड है। सीएफसी हमारा कहाँ? तो हमारा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहाँ? रॉकेट में निकला हुआ धुआं। ठीक, ये आपका एसी जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं उनसे, तो उसमें गैसें होती हैं कौन? फ्रियॉन। फ्रियॉन। एरोसॉल आपका किससे प्राप्त होता है? तो ये एरोसॉल में भी क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। एरोसॉल, एरोसॉल याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। एक क्लोरीन का अणु जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है ओजोन के कितने अणुओं को तोड़ता है? तो एक साल में 1 लाख अणुओं को तोड़ता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है बहुत ही बेहतरीन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉकजा? देखो टेटनस रोग को क्या कहा जाता है? तो लॉकजा। क्या कहा जाता है? अब इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? टीएबीसी नहीं है, एमएमआर के टीके। तो टेटनस टॉक्साइड होता है ना, तो लॉकजा इसमें क्या होता है कि कोई माइक्रोबैक्टीरियम टेटनी, स्यूडोमोनास टेटनी शायद नाम थोड़ा सा। तो लॉकजा रोग आप याद रखना है। लॉकजा एक बैक्टीरिया से, जंग लगे औजार से जब कट छिल जाओ तो आपको टेटनस का टीका लगवाना होता है। ठीक, ये बात समझनी है आपको। चलिए, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में भी एक सींग वाला गैंडा उपस्थित है, असम में भी। असम में आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में किसको संरक्षित किया गया है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है हमारा, इसमें एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया है। आपको याद रखना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में भी एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बहुत अच्छे से याद रखना है। विश्व गौरैया दिवस हमारा मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। 16 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? तो ओजोन डे। इस दिन को क्या मनाते हैं? तो ओजोन डे, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो याद रखना है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? 22 जुलाई को, ये भी याद रखना, विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस। और 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? 10 अगस्त को अगर बात करें तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस याद रखना है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? चना है, मटर है, सेम है। देखिए तीनों ये पौधे हैं किस फैमिली से? तो लेग्यूमिनेसी कुल से हैं। लेग्यूमिनेसी कुल से हैं, मिनोसी कुल से। और ये दलहनी फसलें हैं इसमें। मिनोसी जो हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली आपका कुल है, इस फैमिली में दलहनी फसलों को रखा गया, दाल वाली फसलों को, दलहनी। तो इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप बड़े अच्छे से जानते हैं चने की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगी। तो सारी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर दी जाएंगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।